Hello everyone. Today we are going to start with this new subject, that is research methodology for economics. So this is a new subject. For some it might be a DSE subject, it could be GE or it could be core subject depending आपके courses में क्या क्या है. But जो इसका structure है, जो इसके units है, जो इसके components है, वो सब कुछ इसके अंदर same रहने वाली है. So this is research methodology for economics. तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. व्हाट इज दिस एक्चुअली ऑल अबाउट? सो रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें क्या सिखा सकता है कि जब हम अंडरग्रेड लेवल पे कैसे हम लोग एक इकोनॉमिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, रिसर्च क्या होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए. सेकेंडली, क्या गैप्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में. ऐसा क्या है जो हम न्यू रिसर्च क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं, और हम कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं न्यू हाइपोथेसिस. ये भी हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टेल दैट हाउ डू वी एक्चुअली गेट टू नो द अप्रोचेस टू कंडक्ट द रिसर्च, की क्या अप्रोचेस हम यूज करने वाले हैं, जो कि थियोरटिकल एंड एम्पेरिकल दोनों होती है. दोनों हम इन अप्रोचेस को सीखने वाले हैं इस कोर्स के थ्रू. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और थियोरटिकल बेस्ड पेपर होने वाला है, और इसके एंड में विल गेट टू नो कि हम कैसे अपना रिसर्च पेपर इवन पब्लिश भी कर सकते हैं एक अंडरग्रेड लेवल पे. नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट वी गेट टू नो कि इस कोर्स में वेटेज क्या है हर एक यूनिट की. सो इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स है. यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5. यूनिट 1 जो है सबसे हाईएस्ट वेटेज का हमारा यूनिट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 35% वेटेज आती है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में. उसके बाद जो यूनिट 2 है एंड यूनिट 5 है, ये दोनों मिला के 20% बनाते हैं. अब वो 10-10 है, 3-7 है, या कैसे है, वो जो भी है उसका कोई बाइफर्केशन नहीं है, बट ये दोनों कंबाइन करके आपको 20% बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में आपका आ चुका है. सो आपके जो इंटरनल असेसमेंट होंगे या फिर प्रैक्टिकल्स जो आपके कॉलेजेस में कंडक्ट हुए होंगे, वो इस यूनिट से ऑलरेडी कंडक्ट हो गए हैं. इसीलिए ये यूनिट सबसे कम वेटेज का है दोनों. उसके बाद यूनिट 3 है हमारा 20%, और यूनिट 4 है हमारा 25%, दैट इज 25%. नाउ सीइंग यूनिट 1, थोड़ा सा इस यूनिट को जान लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला यूनिट है. जब हम यूनिट 1 की बात करते हैं 35% में, तो इसके अंदर दो स्टडीज आती है. पहली आती है ग्रीन लॉ और दूसरी आती है भट्टाचार्य. इन दोनों की रीडिंग्स आपको मिलेगी अपने रीडिंग्स या फिर डीएससी के सिलेबस में. जो ग्रीन लॉ है वो बेसिकली आपको 4 चैप्टर्स देता है, और जो भट्टाचार्य है वो 3 चैप्टर्स देता है. तो टोटल इसमें 7 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं. 7 चैप्टर्स, दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट हाईएस्ट वेटेड यूनिट, 35%. तो हम आज यूनिट 1 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और जो ये जो 35% वाले हैं, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं. यूनिट 1 विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार ये रिसर्च क्या होता है. तो ये हम रिसर्च के बहुत ही बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर सीखने वाले हैं. हम हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हम रिसर्च डिजाइन के बारे में यहाँ पर सीखेंगे. सो 7 चैप्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट रिसर्च, आर रिसर्च मेथोडोलॉजीज, some what how do we start the research paper, how to form the hypothesis, and lastly research design. So this is the whole weightage, 35%, 20% for 2 and 5, unit 3 से 20% and 4 के लिए 25%. We'll start with the green law जिसके 4 chapters है from the unit 1. Now
दिस पेपर इज एक्चुअली थ्योरी बेस्ड. इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज सच नहीं है. कुछ एग्जांपल्स है प्रैक्टिकल बेस्ड, लेकिन वो बहुत इजी टू डू है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है. क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, अब इसमें आई एम डेफिनेटली श्योर कि सारे के सारे ये लास्ट मिनट पे वीडियोस देख रहे होंगे कि बस इस पेपर में हम पास हो जाए. बट डोंट वरी गाइज, हम लोगों को इस पेपर में सिर्फ पास नहीं होना, बट वी हैव टू पास विद द फ्लाइंग कलर्स. एंड आई कैन एश्योर यू कि इफ अगर हम इसको अच्छे से करेंगे थ्योरी पेपर को, तो आई एम श्योर हम इसमें काफी अच्छे स्कोर ला सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू नो. आई एम वेरी श्योर कि ये जो हम, अगर हम लोगों ने माइक्रो मैक्रो और एमएमई जैसे पेपर्स निकाल लिए, तो आई एम प्रिटी श्योर रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आपके लिए बहुत आसान होगा. सो डोंट वरी, आई हैव सम नोट्स जो कि मैंने मेहनत करके खुद आपके लिए प्रिपेयर करी है ये. आपको पूरी रीडिंग्स नहीं देखनी है. आई गेस कुछ इन एंड अराउंड 200 पेजेस कुछ होंगे रीडिंग्स के अंदर. आपको वो सारे 200 पेजेस के आसपास नहीं जाना है. ओनली द नोट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू एंड आई विल टीच यू इन द क्लास, बस दैट्स ऑल. आपके लिए मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है. कुछ नहीं करना, सीधा जाना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, अभी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, and you will be go for the paper. Okay, so starting off, we'll first start with our chapter 1. So chapter 1 जो है वो है green law से ही, as we discussed. It is part of the unit 1 which consists of 35%. So हम इसको सब ध्यान से सुनेंगे. Okay, chapter 1, that is, it talks about what is research. Research है क्या? Research is learning by doing, analyzing and understanding deeply. हाँ, यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसको हम एक्चुअली सीख के कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज भी कर रहे हैं और उसको हम बहुत ज्यादा ढंग से डीपली समझ रहे हैं. दैट इज माय रिसर्च. इट इज नॉट जस्ट रीडिंग और हियरिंग. ठीक है, ये सिर्फ हम देख के, सुन के या बोल के नहीं सीख सकते हैं. इसको हमें अच्छे से सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है. करेक्ट. अब इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके अंदर रिसर्च में इकोनॉमिक एनालिसिस करना सीखते हैं, कि जिसके वजह से हमारी जो सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो भी हम एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो हम और अच्छे से समझ पाए. सो वी कैन डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. कुछ भी हम अपना रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसको हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए हम इसके अंदर इकोनॉमिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. एंड यही है रिसर्च का बेसिस. ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज अ रिसर्च प्रोसेस. एक रिसर्च प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं फटाफट से. सो फर्स्ट इज कि मुझे आया एक आइडिया, है ना, एक रिसर्च आइडिया आया. उसके बाद मुझे एक रिसर्च क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया. फिर मैंने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करा, मेथड सिलेक्ट करा, डेटा कलेक्ट करा, थोड़ा सा एनालिसिस परफॉर्म करा. जो कंक्लूजन निकल गया, उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर ली, यानी कि रिपोर्ट मैंने फॉर्म कर ली. So, in a very short thing, first step is कि I have initiated with the research idea. मुझे एक आइडिया आ गया भाई कि मुझे किस चीज पे रिसर्च करनी है. अब क्योंकि रिसर्च आइडिया तो एक बहुत ही ब्रॉड हो सकता है, करेक्ट. अब वो ब्रॉड हो सकता है, लेकिन कुछ तो होगा जो मुझे स्पेसिफिकली इसके अंदर देखना पड़ेगा. तो वो स्पेसिफिकली चीज मुझे वो क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च आइडिया हो सकता है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गई. अब एम्प्लॉयमेंट मेरा आइडिया है, ये कितना ब्रॉड है यार. एम्प्लॉयमेंट का हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट का अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, लाइक कि
इसके कॉजेस क्या है, इसके कंक्लूजन्स क्या हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर ये लू, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। करेक्ट। सो दिस इज रिसर्च क्वेश्चन। मैंने आइडिया लिया, एकदम से क्वेश्चन बना लिया रिसर्च का। फिर मैंने करा लिटरेचर रिव्यू, यानी कि ऑल द रीडिंग्स विच आर प्रेजेंट फॉर मी, जितनी भी आज तक की थ्योरीज है इससे रिलेटेड, मेरे आइडिया और क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने वो कलेक्ट करनी शुरू करी। दैट इज माय लिटरेचर रिव्यू। जैसे ही मैंने वो रिव्यू कर दिया, एकदम से मैंने फिर मेथड सिलेक्ट करा, यानी कि मैं कैसे इसमें आगे बढ़ने वाली हूँ, मैं क्या इसके अंदर मेथड्स यूज करने वाली हूँ, क्या मेथडोलॉजी यूज होएगी, मैंने फिर वो सिलेक्ट करी। जैसी मैंने मेथडोलॉजी सिलेक्ट करी, मैंने फिर डेटा पे काम करा। अब डेटा कैन बी माय प्राइमरी एंड इट कैन बी माय सेकेंडरी, कुछ भी हो सकता है मेरा डेटा, क्योंकि प्राइमरी में तो फर्स्ट हैंड डेटा आ गया और सेकेंडरी में मेरा समवेयर दूसरा वाला डेटा आ गया, यानी कि सेकंड हैंड आ गया। करेक्ट। तो मैंने डेटा कलेक्शन करा, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए, किस लिए चाहिए मुझे, एविडेंस बेस के लिए। हाँ, कि व्हाट इज माय एविडेंस, इसके अंदर एविडेंस के लिए मुझे डेटा चाहिए। उसके बाद डेटा के बाद एकदम से मैंने करा एनालिसिस। एनालिसिस के बाद आई एम श्योर मैं बहुत ही कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंची होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंची होगी। और जैसी मैंने कंक्लूजन करा, मैंने उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट राइटिंग फॉर्म कर दी। सो दिस इज माई रिसर्च प्रोसेस। इसका हर एक मेथड, हर एक चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे यूनिट में। पूरे रीडिंग्स में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। अब क्योंकि अब हम रिसर्च के ऊपर बात ही कर रहे हैं, तो इसका नेचर क्या है यार, कुछ तो इसका नेचर होगा, इसके कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ स्किल्स होंगे। सो चाहे हम नेचर बोल ले या इसको हम चैलेंजेस एंड स्किल्स बोल ले, एक ही बात है। वेरी फर्स्ट, दैट इट इज नॉट लीनियर इन नेचर, ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्या है, ये पेन है, ये कितना लीनियर है ना, कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रहा है जो चीज, यानी कि समथिंग विच इज प्रिडिक्टेबल, कि ये ऐसे ही मूव करेगा आगे। अगर मैं और लंबा पेन लूंगी, वो ऐसे ही आगे ऐसे ही जाएगा, मेरा पेन ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो मेरा एक पेन, मेरा दूसरा पेन, तो यानी कि जब मुझे एक दो पेन्स चाहिए होंगे तो वो ऐसे ही मूव करेंगे। सो इट इज लीनियर। बट जो मेरा रिसर्च होता है, दैट इज नॉट लीनियर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, इसमें कुछ रिविजन्स होती हैं, तो उसके चक्कर में इट क्रिएट्स कंफ्यूजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लियर पाथ और प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। इसके अंदर कोई प्रिडिक्टेबल पाथ नहीं है यार, कुछ पता ही नहीं कि रिसर्च हमें एक्चुअल में वो रिजल्ट देगी भी या नहीं देगी। सो हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। करेक्ट। तो देर इज एब्सेंस ऑफ द क्लियर पाथ और देर इज एब्सेंस ऑफ द प्रिडिक्टेबल आउटकम। सेकेंडली, ये हमारा एक कहीं ना कहीं चैलेंज होता है, ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। लेकिन हमारा इसके अंदर स्किल क्या है, कि इसके लिए हमें बहुत पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा धीरज करना पड़ेगा एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी लगानी पड़ेगी, ढंग से आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे से सोचना पड़ेगा लॉजिकल वे में। सो ये एक स्किल भी है टू परफॉर्म द research. Correct. So it requires patience and critical thinking, and it doesn't always lead to well defined answers. कभी भी कोई एक no specific answer, guys, there is no specific answer to any of the research thing. ठीक है, क्योंकि देर इज नो वेल डिफाइंड पाथ, कुछ डिफाइंड नहीं होता है। नाउ रिसर्च जो है हमारा, ये एक क्रिएशन ऑफ नॉलेज भी है, या हम इसको बोल सकते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब सोर्स ऑफ नॉलेज बोलो या क्रिएशन ऑफ नॉलेज बोलो, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है या फिर इकोनॉमिक रिसर्च मॉडल है। पहले हम वो देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट इज आई ऑब्जर्व, मैं देखूंगी, फिर मैं कुछ सोचूंगी, उसके बाद मैं कुछ थ्योरी फाउंड करूंगी। ठीक है।
उसके बाद मैं कुछ तो टेस्टिंग करूंगी और फिर मेरी जो नॉलेज है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो भी मैं ऑब्जर्व करूंगी, यानी कि जो भी मैं देखूंगी या फिर मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो मेरे को हमेशा एक नॉलेज का रिजल्ट देगा। ये मेरा रिजल्ट है। करेक्ट। सो फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व, आई विल सी कि क्या हो रहा है आसपास, फिर मैं कुछ उसके ऊपर सोचूंगी, फिर मैं एक थ्योरी लूंगी। अब वो थ्योरी में माइक्रो मैक्रो थ्योरी, जो भी थ्योरी मेरे सूटेबल है, मैं सूटेबल थ्योरी इस पे लेना शुरू करूंगी। उसके बाद मैं कुछ तो टेस्टिंग करूंगी एंड दैट विल देन लीड टू माय एक्सेप्टेड नॉलेज। ठीक है, एक्सेप्टेड नॉलेज मुझे पता चल गया। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोसेस है, एक छोटा सा इकोनॉमिक रिसर्च मॉडल है। अब ये जो एक्सेप्टेड नॉलेज है, ये भी ना आगे थोड़ा सा बाइफरकेट होता है इनटू टू पार्ट्स। वन इज माय एवरीडे नॉलेज एंड सेकंड इज माय साइंटिफिक नॉलेज। When I'm talking about everyday knowledge as the name suggests, रोज की नॉलेज, यानी कि समथिंग विच इज एक्सपीरियंस बेस्ड। तो जो एक्सपीरियंस पे मैंने देखा है, समझा है, सुना है, तो ये वो नॉलेज हो गई। उसके बाद आएगा मेरा साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज यानी कि मेरी जो सिस्टमैटिक नॉलेज हो गई, यानी कि सिस्टमैटिक टेस्टिंग करी एंड इट इज एविडेंस बेस्ड। ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ तो फैक्ट्स हैं इसको प्रूफ करने के लिए, साइंस है इसके पीछे कुछ तो। ठीक है, दैट इज माय साइंटिफिक नॉलेज। तो ये दोनों टाइप की मेरी नॉलेज फिर पता चलेगी कि जब मैंने टेस्टिंग कर ली और जब मेरी नॉलेज एक्सेप्ट हो गई, तो वो क्या है, वो मेरी एक एवरीडे नॉलेज है, यानी जनरल नॉलेज है एवरीडे वाली, या फिर वो मैंने एक साइंटिफिक नॉलेज पे काम किया है। But there are some common errors. There are some common errors to this. What are the common errors? First is that there is biasness. Second, there is wrong assumption, and third, there is lack of evidence. ये तीन errors हैं जो हमें एक research में मिलते हैं। ठीक है, क्या है? पहला है biasness, दूसरा है wrong assumptions, and तीसरा है lack of evidence। कुछ इकोनॉमिक मेथोडोलॉजीज है जो हम यूज करते हैं फॉर द रिसर्च। क्या हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स यूजेस मल्टीपल मेथड्स, नॉट जस्ट वन। सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक्चुअल में। बट हम इसको तीन कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। वन इज आर एम्पेरिकल मेथड, देन देयर इज थ्योरेटिकल मेथड, एंड लास्ट वन इज आर एक्सपेरिमेंटल मेथड। एम्पेरिकल मेथड हमें क्या बोलता है कि जहां पे हमने रियल वर्ल्ड डेटा यूज करा है अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो यूज ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा टू यूज द हाइपोथेसिस इज माय एम्पेरिकल मेथड। देन आई हैव थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड मुझे ये बताता है कि मैंने एक डेवलप करा है, सो डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी अजम्पशन होती है ना, मैंने अजम्पशंस के बेसिस पे मैंने एक कोई मॉडल बना लिया। सो एब्स्ट्रैक्ट को मैं बेसिकली एक डमी का नाम भी दे सकती हूँ। सो आई कैन से डमी मॉडल ऑल्सो। ठीक है, सो थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजी इज डेवलपमेंट ऑफ माय एनी डमी और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो कि मैंने कुछ एक सर्टेन अजम्पशंस पे काम किया है तो। एंड लास्टली इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? इट इज लेस कॉमन बट मे बी यूज्ड इन द कंट्रोल्ड सेटिंग। कुछ मैंने स्पेसिफिक सेटिंग का यूज करा है, तभी मैंने इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी लगाई है। अब हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यूजुअली, तो हम कितनी एक सेटिंग बना के चलते हैं ना। हम ऐसी तो नहीं होता कि खुले मैदान में हमने भाई एकदम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, नहीं। हमने कुछ एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम मटेरियल लेकर आए, हमने कुछ जगह सिलेक्ट करी, फिर हमने देखा। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है उसके लिए हमेशा मैंने कुछ ना कुछ कंट्रोल सेटिंग्स करी, लेकिन ये लेस कॉमन है बट बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड है ये काफी। हम्म मूविंग ऑन, नॉलेज इट इज नॉट फिक्स।
but it evolves through research, debate and testing. बात सही है कि नहीं? आप खुद बताओ। नॉलेज कभी भी एक जैसी तो नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होती है, वो टाइम बाय टाइम इवॉल्व होती है। लेकिन इवॉल्व कैसे होती है नॉलेज? नॉलेज इवॉल्व थ्रू रिसर्च। अगर मेरी रिसर्च चेंज हो रही है, मेरा रिसर्च बार बार कुछ और बन रहा है, तो इट इज इवॉल्विंग। सेकेंडली इज डिबेट, कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली कुछ और है। डिबेट्स में मैंने बात करी फॉर की या अगेंस्ट की। अगर मेरे कुछ ना कुछ डिबेटेबल चीजें हैं, वो बार बार आ रही है, तो मेरी नॉलेज बदल सकती है, फिक्स नहीं होएगी। एंड लास्ट इज टेस्टिंग, यानी कि मेरे जो हाइपोथेसिस है, कभी एक्सेप्ट हो रहे हैं, कभी रिजेक्ट हो रहे हैं, कभी वो मॉडिफाई हो रहे हैं। तो it keeps on, this is a process which keeps on happening. That is why my knowledge is not fixed. So very important, research, debate and testing. ठीक है। अब इसके अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू मेजर कंपोनेंट्स। वन इज माय आर्ग्यूमेंट्स एंड सेकंड इज माय अजम्पशंस, जो मेरे को रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो पहले हम आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि वो कैसे इवेल्युएट हो रही है। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग एंड नॉट जस्ट नंबर्स। एग्जैक्टली, है ना? सिर्फ नंबर थोड़ी है इकोनॉमिक्स में, आर्ग्यूमेंट्स भी गए, कितने सारे स्कूल ऑफ थॉट है जो कि अपोज करते हैं एक दूसरे को, कितने सारे रीजनिंग है, और हमें लगता है यार ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग। अगर आर्ग्यूमेंट है तो रीजनिंग होनी डेफिनाइट है, और सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं। सो आर्ग्यूमेंट इट कंसिस्ट ऑफ प्रेमिसेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड माय कंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमिसेस इज बेसिकली व्हाट? स्टेटमेंट। ठीक है भाई, कि हाँ मैंने कोई एक प्रेमाइस दे दिया, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि भाई दिस इज माय आर्ग्यूमेंट, कि हंगर is one of the factor for या फिर unemployment happens because of hunger। तो ये मैंने एक प्रेमाइस दे दी। अगर मैंने इस पे कुछ लॉजिकल रीजनिंग दी कि जो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो, क्योंकि उसके अंदर यूजुअली पीपल डोंट हैव इनफ वेल्थ, उसके चक्कर में दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड थिंग्स, और दे आर नॉट एबल टू गिव मोर फॉर देयर एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके चक्कर में वो अपने बेसिक नीड्स को भी नहीं कर पाते हैं फुलफिल। बेसिक नीड्स के चक्कर में वो हंगर का शिकार बन जाते हैं। दे दिया कंक्लूजन, आगे रीजनिंग, तो मेरा आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट हैज प्रेमिसेस, इट हैज लॉजिकल रीजनिंग एंड इट हैज कंक्लूजन। And now moving ahead, now when I am talking about my logical reasoning, it has two types of reasoning. One is my inductive reasoning and next is my deductive reasoning. नीचे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव है और इंडक्टिव है। ओके सो गाइस, इंडक्टिव डिडक्टिव हम बहुत बार इनकाउंटर करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, ये पूरे यूनिट में। सो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, बट आगे हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन वन लाइनर डिडक्टिव क्या है? इट इज कि जब भी कोई जनरल प्रिंसिपल होता है उससे हम लेकिन एक स्पेसिफिक कंक्लूजन्स पा लेते हैं, दैट इज माय इंडक्टिव, दैट इज माय डिडक्टिव रीजनिंग। सॉरी, जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक कंक्लूजन दे रहा है मुझे, दैट इज माय डिडक्टिव। अब इसके अंदर इट विल प्रोवाइड मी सर्टेनिटी इफ लॉजिक इज वैलिड। ओके। इंडक्टिव क्या बोलता है कि उल्टा हो जाता है एकदम गेम। क्या? कि भाई देयर इज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू द जेनरिक कंक्लूजन। अब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैंने बहुत स्पेसिफिक कर दी है, लेकिन जो मेरा कंक्लूजन निकला है वो बहुत ही जनरल निकल गया। तो उसके चक्कर में दिक्कत क्या हो रही है कि इट विल गिव मी ओनली प्रोबेबल बट अनसर्टेन आउटकम्स। बहुत ही अनसर्टेन आउटकम्स देगा मुझे, और बहुत ही प्रोबेबल देगा कि हो सकता है, हो नहीं सकता है। सो ये इसके अंदर होगा। ठीक है।
नाउ देर इज इवेल्युएशन क्राइटेरिया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं अपनी आर्ग्यूमेंट को? हम आर्ग्यूमेंट को ऐसे देख रहे हैं गाइस कि आर्ग्यूमेंट एक वैलिड है अगर उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर इज करेक्ट. लेकिन आर्ग्यूमेंट अगर साउंड है तो वो वैलिड भी होगी लॉजिकली एंड वो ट्रू प्रेमिसेस यानी कि ट्रू स्टेटमेंट्स या ट्रू एविडेंसेस पे निर्धारित भी होगी. सो आर्ग्यूमेंट मेरा वैलिड भी हो सकता है और साउंड भी हो सकता है, एनी ऑफ द टू. अब वो क्या है एग्जैक्टली वो मुझे सिचुएशन बेस्ड देखना पड़ेगा. इट कैन बी वैलिड, इट कैन बी साउंड. ठीक है, वैलिड कैसे? जब मेरा जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है दैट इज करेक्ट, लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो मैंने लॉजिकल रीजनिंग दी है. लेकिन साउंड कब होएगा? जब वो लॉजिकली वैलिड तो है लेकिन साथ में वो ट्रू प्रेमिसेस पे भी बेस्ड है. दैट इज माय इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. मूविंग अहेड, as we talked about what is assumption. assumption क्या है? assumptions जो है वो बेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है. वो हमारी रियलिटी को सिंप्लीफाई करके हमारा एनालिसिस पॉसिबल कर सकते हैं. कोई भी चीज जो मेरा चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा है वो मेरी assumptions हैं, है ना. जैसे कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, इसका जो बेस है वो अजम्पशन पे है. तो मैं कोई भी आज आर्ग्यू करती हूँ तो वो मैं कुछ अजम्पशन पे ही तो करती हूँ. कभी आपने सोचा है कि जब भी हम कोई चीज को अपोज कर रहे हैं तो वो हम कुछ दिमाग में अजम्पशन लेके ही चलते हैं, तभी हम आर्ग्यू कर पाते हैं, है ना. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो. इट इज ऑल बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशन. तो ये दोनों चीजों पे जब डिपेंडेंट हो ही रही है तो अजम्पशन भी तो एक आर्ग्यूमेंट का बेस ही है. ओके, इट इज द बेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. नाउ assumptions it can be explicit and it can be implicit. वो कुछ भी हो सकती है. explicit मतलब कि एकदम साफ है, मेरी assumptions एकदम साफ है, clearly stated है, that is my assumption, explicit assumption. But if it's implicit it means it is hidden. हिडन है भाई साहब. तो हमारी जो assumption है वो कुछ भी हो सकती है. Now very important thing that we have come across is my thing that weak और unrealistic assumptions जो है it lead to always weak conclusion. एक सेकंड सोचो, बात तो सही है यार. जो अगर मेरी assumptions ही वीक होएगी तो मेरा कंक्लूजन भी तो वीक होएगा, होएगा कि नहीं. अगर मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए लेकिन वो ऐसे ऐसे नहीं हुआ तो वो मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट कैसे देगा? वेरी सिंपल. सो माई वीक और अनरियलिस्टिक अजम्पशन जो भी कुछ है वो मुझे हमेशा एक वीक कंक्लूजन ही देने वाला है. But there are some problems in the arguments. What? That there is faulty assumptions, overgeneralization, lack of evidence, and we are ignoring the reality. है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है आर्ग्यूमेंट्स में कि हम बहुत ही फॉल्टी यानी कि फॉल्स assumptions ले लेते हैं. हमारे पास एविडेंस नहीं होता, दैट इज देयर इज नो फैक्ट्स, देयर इज नो प्रूफ्स, कुछ भी नहीं है. तो ये दिक्कत आती है. ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं यानी कि बार बार उस चीज को दोहराते रहते हैं एंड वी इग्नोर द रियलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर आर्ग्यूमेंट्स. एंड सो इसका अब इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है? सो फर्स्ट इज दैट वी विल आइडेंटिफाई आर आर्ग्यूमेंट. हमने पहले आर्ग्यूमेंट देखी, फिर हमने चेक करे हमारे अजम्पशंस क्या हैं, फिर हमने अपना लॉजिक चेक करा, हमने एविडेंस चेक करा, उसके बाद हमने सोचा कि हम उसको आई यूज डिफरेंट कलर, हम उसके बाद देखेंगे कि हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज अ इवैल्यूएशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. कि फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट. पहले मैंने देखा कि आर्ग्यूमेंट है किस पे, वो आर्ग्यूमेंट जो है वो किस अजम्पशंस पे बेस्ड है, किस बेसिस पे मैंने वो आर्ग्यूमेंट करी है. जब मैंने अजम्पशंस कर ली तब मैंने लॉजिक को देखा कि भाई तुम लॉजिक क्या लगा रहे हो, पहले ये तो बता दो.
जब मेरे को लगा लॉजिक ठीक है, फिर मैंने एविडेंस देखा कि इसके लिए मेरे पास प्रूफ क्या है, और जब मैंने प्रूफ निकाल लिया और सब ठीक हो गया, तब मैं सिर्फ दो कंक्लूजन ला सकती हूँ, या तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी या मैं उसको रिजेक्ट करूंगी, है ना। सो दिस इज द होल इवैल्यूएशन प्रोसेस that I have to see. Now, assumptions, they should be checked for its realism, for its relevance and for its necessity. इन तीनों चीजों पे हमें ये चेक करना है कि हमारी assumptions किस पे बेस्ड है, रियलिज्म पे होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए और नेसेसरी होनी चाहिए, आलतू फालतू नहीं होनी चाहिए हमारी assumptions. And last is that we talk about in this chapter is about the falsification principle. So falsification principle जो है वो हमारा क्या बोलता है, it suggests that theory should be tested rigorously, ठीक है, and rejected if the evidence contradicts them. This ensures that only reliable theories are accepted in the nature, है ना। फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल मुझे ये बताता है कि जितनी भी मेरी थ्योरीज है ना, वो हमें सारी की सारी अच्छे से निचोड़ के टेस्ट कर लो भाई, कर ली, उसके बाद रिजेक्ट कर दो अगर एविडेंस अगर मेरा कोई भी एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो अगर मेरा कुछ भी एविडेंस खराब है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, प्रूफ नहीं चल रहा है, फैक्ट खराब है, कुछ भी खराब है, तो मैं इसके अंदर सब रिजेक्ट कर दूंगी उन थ्योरीज को। सो टोटल बेसिकली जब मैं टोटल में से माइनस कर दूंगी, टोटल में से मैंने सारी रिजेक्टेड वाली हटा दी, तो मेरे पास क्या बचेगी, रिलायबल थ्योरीज बचेगी कि नहीं। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग मी कि रिलायबल थ्योरीज ही एक्सेप्ट हुई, तो बेसिकली मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। So this is it in this chapter 1. Very quickly I'll tell you, we study that what is a research. Research क्या होती है, एक research process कैसे काम करता है, उसका nature क्या है, ठीक है, वो accepted knowledge कब बनती है, और I can say it's a economic research model also. मेरी knowledge दो parts में divided है, that is everyday knowledge and scientific knowledge. कुछ errors है, कुछ methodologies है जिस पे हम काम करते हैं इस research को लेने पाने के लिए। फिर हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ रीजनिंग के टाइप्स होते हैं, और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है कि मेरी आर्ग्यूमेंट कब वैलिड है और कब साउंड है। और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अजम्पशंस, कि मेरी अजम्पशंस एक्सप्लिसिट भी होती है, इम्प्लिसिट भी होती है, और कुछ प्रॉब्लम्स होती है आर्ग्यूमेंट्स में। और लास्ट में हमने बात करी इवैल्यूएशन प्रोसेस की, जो कि एक वेल डिफाइंड इवैल्यूएशन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं फॉर द रिसर्च। एंड लास्ट वी टॉक अबाउट इज आर फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ आया हो, यूनिट 1 का, बाय दी बुक कॉल्ड ग्रीन लॉ, ठीक है। इसके बाद अभी देयर आर मोर 3 more चैप्टर्स टू गो फॉर ग्रीन लॉ ओनली, और बाकी 3 और चैप्टर्स है, तब जाके हमारी पूरी यूनिट 1 कंप्लीट होगी। सो सी यू इन द चैप्टर 2। थैंक यू।